जुंको फुरुता एक ऐसी बदनसीब लड़की जिसकी जिंदगी को चंद हैवानों ने मिलकर जीते जी नर्क बना दिया था। 44 दिनों के उन बेरहम टॉर्चर के बारे में जिस किसी ने भी जाना वो अपने आप को रोने से नहीं रोक सका। आज मैं आप लोगों को जुनको के साथ साथ 4 ऐसी लड़कियों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने जीते जी इसी दुनिया में नर्क को झेला था। इसमें से 5वें नंबर की इस कोरियन लड़की का केस हूबहू जुंको फुरुता के जैसा ही है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जुंको फुरुता एक 17 साल की जापानी लड़की थी जिसका जन्म 18 जनवरी साल 1971 के दिन जापान के सैटामा शहर के मिसाटो गांव में हुआ था। जुंको बचपन से ही होशियार और पढ़ाकू लड़की थी जो कि टोक्यो की यासियो मिनामी स्कूल में पढ़ाई करती थी। अपनी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट, खूबसूरत और पढ़ाकू होने की वजह से जुनको वैसे ही अपने स्कूल में पॉपुलर थी। हर कोई लड़का जुनको से दोस्ती करना चाहता था, पर जुनको को सिर्फ पढ़ाई से मतलब था। वो बाकी मस्ती और पार्टी वाले स्टूडेंट्स से दूर ही रहती थी। पढ़ाई के साथ साथ वो शाम को एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। हिरोशी मियानो नाम का एक लड़का जो कि जुनको की क्लास में ही उसी के साथ पढ़ाई करता था, वो भी जुनको से काफ़ी प्रभावित था। वो मन ही मन जुनको को पसंद करने लगा था। एक बार वैसे ही मियानो ने जुनको को अपने साथ डेट पर जाने के लिए प्रपोज किया, पर जुनको हिरोशी मियानो के बारे में सब कुछ जानती थी। असल में हिरोशी मियानो जापान की सबसे खतरनाक माफिया गैंग याकुजा का जूनियर मेंबर था। उस वक्त जापान में याकुजा गैंग का खौफ हमारे अंडरवर्ल्ड से भी ज़्यादा था। हिरोशी मियानो स्कूल में बाकी के स्टूडेंट्स से अपना याकुजा कनेक्शन का रौब दिखाकर गुंडई करता रहता था। हिरोशी मियानो के प्रपोज करने पर जुनको ने उसे साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से मियानो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। जुनको का इनकार उसके दिल को लग गया। वो मन ही मन जुनको को सबक सिखाने का प्लान करने लगा। ऐसे ही एक दिन 25 नवंबर की शाम 8:30 बजे जुंको फुरुता अपने पार्ट टाइम जॉब से वापस घर लौट रही थी। इत्तेफाक से उसी वक्त हिरोशी मियानो भी अपने एक दोस्त शिंजी मिनाटो के साथ अपनी बाइक पर गलियों में घूम रहा था। ये उन लोगों का रोज़ का काम था। रोज़ शाम को ये लोग गलियों में घूमते, जहाँ कहीं कोई अकेला दिखाई देता उसे लूटने की कोशिश करते, या कोई अकेली लड़की मिल जाती तो उसके साथ छेड़खानी करते। जुनको को अकेली अपनी साइकिल लेकर जाते हुए देखकर मियानो को मौका मिल गया। इसके बाद मियानो के कहने पर उसका दोस्त शिंजी मिनाटो दौड़ते हुए जाता है और अकेली जा रही जुनको को साइकिल के साथ गिराकर वहां से भाग जाता है। गिरी हुई जुनको को उठाने के बहाने और उसकी मदद करने के नाम पर हिरोशी मियानो उसके पास आता है। वो जुनको को उठाता है और उसे घर तक छोड़ देने का ऑफर देता है। डरी हुई जुनको हिरोशी मियानो की बात को स्वीकार कर लेती हैं और उसके साथ चलने लगती हैं। थोड़ी दूर जाकर मियानो जुनको को एक खाली गोदाम में ले जाता है। वहाँ ले जाकर वो अपना असली रंग दिखाता है। वो जुनको से कहता है कि जिसने तुम्हें धक्का दिया वो मेरा ही दोस्त था और हम दोनों याकुजा गैंग के मेंबर्स हैं। जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना होगा। अगर कोई चालाकी की तो हम लोग तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। मियानो की ये बात सुनकर जुनको बहुत डर जाती हैं। जिसके बाद मियानो उसी गोदाम में जुनको का बलात्कार करता है। जुनको का बलात्कार करने के बाद रात करीब 9:50 को वो टैक्सी करके पास वाली एक होटल में जाता है। होटल में जाकर वो फिर से एक बार जुनको का रेप करता है और जब उसका मन भर जाता है तो वो उसी होटल के टेलीफोन से अपने दोस्त शिंजी मिनाटो के घर पर फ़ोन करता है, जहां उसके 2 और दोस्त जो ओगुरा और यासुशी वाटनाबे भी मौजूद थे। मियानो फ़ोन पर ही अपने दोस्तों को जुनको पर किए गए बलात्कार के बारे में बड़े ही फ़ख्र से बताता है, जिसे सुनने के बाद जो ओगुरा मियानो को सुझाव देता है कि उसे छोड़ना मत, अगर वो पुलिस के पास गई तो हम फंस सकते हैं। यही सब करते करते रात बीत जाती है। अगले दिन यानी 26 नवंबर की जल्दी सुबह करीब 3 बजे मियानो जुनको को अपने साथ लेकर पास वाले पार्क में पहुंचता है, जहां उसके तीनों दोस्त शिंजी मिनाटो, जो ओगुरा और यासुशी वातनाबे पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहे थे।
वहां जाकर सबसे पहले मियानो के दोस्तों ने जुनको के बैग में से उसके घर का एड्रेस निकाला और फिर जुनको को धमकाने लगे कि अगर जैसा हमने कहा वैसा नहीं किया तो याकुजा तेरे पूरे परिवार को मार देंगे। ये बात सुनकर जुनको और भी ज़्यादा बेबस हो गई। इसके बाद ये चार लोग जुनको को लेकर शिंजी मिनाटो के घर पर गए और फिर एक बार चारों ने मिलकर जुनको का गैंग रेप किया। शिंजी मिनाटो का घर 2 मंजिला था और उसके माँ बाप भी अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते थे और कभी कभार ही घर पर आते थे, तो इन चारों शैतानों को अच्छी जगह मिल गई थी। इधर जुनको के घर ना आने से जुनको के घर वाले भी परेशान थे। एक पूरा दिन उसे ढूंढने के बाद आखिरकार 27 नवंबर को जुनको के परिवार वालों ने जुनको के लापता होने की पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने जुनको को ढूंढना शुरू भी कर दिया। इधर जब मियानो और उसके दोस्तों को पता चला कि पुलिस जुनको की तलाश कर रही है, तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती जुनको को डरा धमका कर उसके घर फ़ोन करवाया और उनसे कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने आई हुई हैं और वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और घर वाले उसे ढूंढने की कोशिश ना करें। जुनको की बात सुनकर उसके घर वालों को भी तसल्ली हो गई और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली। पुलिस ने भी जुनको को ढूंढना बंद कर दिया। अब इन लोगों को खुली छूट मिल गई थी। शिंजी मिनाटो का ये घर अब उनकी अय्याशी का अड्डा बन गया था। इस घर में अब मियानो के दोस्त और याकुजा के मेंबर्स का आना जाना शुरू हो गया। जब जिसकी मर्जी होती वो आता और जुनको का रेप करके चला जाता। जब मिनाटो के माँ बाप घर पर होते तो वो जुनको को शिंजी मिनाटो की गर्लफ्रेंड के तौर पर पेश आने के लिए ज़बरदस्ती करते। बेचारी डरी हुई जुनको वो हर चीज़ करती जो उसको करने को कहा जाता। कुछ समय के बाद मिनाटो के माँ बाप को भी पता चल गया था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, पर बावजूद उसके वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको पता था कि मियानो याकुजा गैंग का मेंबर था। इधर जुनको पर हो रहे अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। पहले 7 दिनों में ही जुनको पर कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा बार बलात्कार हो चुका था। इस दौरान जुनको को ना ही ढंग का खाना दिया जाता और ना ही पीने के लिए पानी। उसे पूरा दिन नंगा रखा जाता। दिन भर में जितने भी लोग उस घर में आते उसे सबके सामने ऐसे ही नंगा लाया जाता और फिर नचवाया जाता। जाते जाते सभी लोग जुनको पर बलात्कार करके जाते। जुनको को ज़बरदस्ती खूब सारी शराब पिलाई जाती। दिसंबर की कातिल ठंडी में उसे या तो बालकनी में नंगा सुलाया जाता या फ्रीज़र में बिठा दिया जाता। इसी दौरान एक दिन जुनको जैसे तैसे करके फ़ोन के पास पहुंच जाती हैं और पुलिस को फ़ोन लगा देती हैं। पुलिस फ़ोन उठाती भी है, पर उससे पहले कि जुनको कुछ बोल पाती मियानो वहां पर पहुंच जाता है और फ़ोन को काट देता है। इसके बाद पुलिस का कॉल बैक भी आता है, पर मियानो फ़ोन उठा के पुलिस को झूठ मूठ की पट्टी पढ़ा देता है। जुनको की इस हरकत से मियानो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जुनको को अंधाधुंध मारने लगता है। जब मारने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता तो वो सिगारेट जलाने वाले लाइटर का तेल गरम करके जुनको के दोनों पैरों पर डालकर उन्हें जला देता है ताकि वो चल ना सके और भागने की कोशिश ना करे। और अब इस घटना के बाद से जुनको पर हो रहे अत्याचार और भी तेज़ हो गए। जुनको पर अब एक एक दिन में 12 से ज़्यादा लोग बलात्कार करते। पूरा दिन उसे एक के बाद एक बंदा पीटता रहता। वो जुनको को दोनों हाथ से बांध देते और उसे छत से लटका देते और फिर जुनको के शरीर को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते और तब तक मारते रहते जब तक उसके मुंह से खून नहीं आ जाता। और इसी वजह से जुनको के नाक में इतना सारा खून जम गया था कि जुनको नाक से सांस भी नहीं ले सकती थी और उसे मुंह से सांस लेना पड़ता था। वो चारों जुनको के प्राइवेट पार्ट्स को एस्ट्रे की तरह इस्तेमाल करते और सिगरेट पीने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट से बुझाते। ये लोग मोमबत्ती जलाकर उसकी गर्म मोम जुनको के शरीर पर गिराते। इन शैतानों ने लाइटर से जुनको की आंखों की पलकें और आईब्रोज तक जला दिए थे। उसे ज़बरदस्ती जिंदा कॉकरोच खिलाए जाते। जब वो पानी मांगती तो उसे खुद का पेशाब पीने को मजबूर करते। जुनको के बाई ब्रेस्ट को इन्होंने प्लायर से उखाड़ दिया था। जुनको पर फिजिकल टॉर्चर करने के बाद भी जब उनका जी नहीं भरता तो वो लोग उसे सेक्सुअली टॉर्चर करते। वो जुनको के प्राइवेट पार्ट्स में कभी लोहे की रॉड घुसाते तो कभी शराब की बोतल, कभी कैंची तो कभी कुछ और।
एक बार तो इन लोगों ने जुनको के प्राइवेट पार्ट में जलता हुआ बल्ब घुसा दिया था और उसे तब तक सहलाया जब तक वो फट न गया, जिसकी वजह से जुनको के आंत काफ़ी हद तक जल गए थे, जिसकी वजह से उसका अपने पेट से कंट्रोल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। उसके शरीर ने खाना हजम करना भी बंद कर दिया था। वो पानी भी पीती तो उल्टी कर देती थी। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसने कब पेशाब या लेट्रिन कर दिया। 30वां दिन आते आते जुनको की हालत इतनी बदतर हो गई थी कि उसे बाथरूम तक जाने के लिए भी रेंगना पड़ता था। अब तक करीब 100 लोग 400 से ज़्यादा बार जुनको का बलात्कार कर चुके थे। इस दौरान कई बार जुनको ने इन दरिंदों से अपनी मौत की भीख तक मांगी, पर इन हैवानों ने उसे मौत भी नहीं दी। वक्त बीतने के साथ साथ जुनको का पूरा बदन जख्मों से भर गया था और अब उसमें पस बनने लगा था। उसके बदन में से गंदी बदबू आने लगी थी, इसकी वजह से इन हैवानों का जुनको से मन भर गया था। इसके बावजूद भी ये लोग जुनको को छोड़ते नहीं थे। 4 जनवरी 1989 की रात को मियानो एक क्लब में पत्ते की एक गेम खेलता है और उसमें बहुत सारे पैसे हार जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में था। वो गुस्से में मिनाटो के घर पहुंचता है और गुस्से में ही जुनको को मारने लगता है। मियानो के बाकी के दोस्त भी जुनको की पिटाई में लग जाते हैं। ये लोग जुनको को सीधा ज़मीन पर लिटाकर भारी वजन वाले डंबल्स कभी उसके पेट पर तो कभी उसके मुंह पर गिराने लगते हैं। दूसरी तरफ मियानो थोड़ा थोड़ा करके जुनको के बदन को गर्म तेल से जला रहा था। उस रात करीब 2 बजे तक इन चारों ने मिलकर जुनको के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई जुनको अब तो रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही थी। उसका बदन दर्द भी महसूस नहीं कर रहा था। ये सब करने के बाद ये चारों लोग जुनको को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, पर इस बार जुनको 2 घंटे का लगातार टॉर्चर सह नहीं पाती हैं और 44 दिनों के इस नर्क को झेलने के बाद आखिरकार 4 जनवरी 1989 की उस रात जुनको की मौत हो जाती है। आखिरकार 44 दिनों के नर्क का अंत जुनको की मौत के साथ हो गया। जब इन चारों हैवानों को पता चलता है कि जुनको की मौत हो चुकी है, तो अब ये चारों जुनको की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। ये लोग एक बड़ा सा तेल का खाली ड्रम लाते हैं और जुनको की डेड बॉडी को उस ड्रम में डाल देते हैं। उसके बाद वो इस ड्रम को कंक्रीट और सीमेंट से भर देते हैं। इसके बाद ये चारों लोग उस ड्रम को एक ट्रक में भरकर निकलते हैं और टोक्यो शहर के किनारे वाले हिस्से में क्योटो में चले जाते हैं। क्योटो में इन लोगों को एक अंडर कंस्ट्रक्शन सुनसान बिल्डिंग दिखाई देती है, तो वो इस ड्रम को वहीं पर फेंक कर वहाँ से निकल जाते हैं। जुनको की लाश को फेंकने के बाद ये लोग सब कुछ भूल कर वापस अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में मस्त हो जाते हैं। इसी कंक्रीट और ड्रम की वजह से जुनको फुरुता केस को कंक्रीट इंकेस्ड हाई स्कूल मर्डर केस के नाम से जाना गया। जुनको की मौत के करीब 2 हफ्ते के बाद 23 जनवरी साल 1989 को हिरोशी मियानो और जो ओगुरा को टोक्यो पुलिस ने 19 साल की एक और लड़की के गैंग रेप केस में पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया, जिसको उन्होंने दिसंबर में किडनैप करके गैंग रेप किया था। हालांकि पुलिस दूसरी लड़की के केस में पूछताछ कर रही थी, पर हिरोशी मियानो को लगा कि ये पूछताछ जुनको के बारे में है। साथ साथ उसे ये भी लगा कि शायद जो ओगुरा ने पुलिस को जुनको के बारे में सब कुछ बता दिया है। उसने पुलिस को जुनको के बारे में सब बता दिया और यहाँ तक कि जुनको की बॉडी को कहाँ छुपाया है यहाँ तक बता दिया। अब पुलिस जांच किसी और लड़की के बारे में कर रही थी, पर मियानो की एक गलती की वजह से जुनको फुरुता के बारे में भी पुलिस को पता चल गया। अगले ही दिन पुलिस ने उस ड्रम को ढूंढ निकाला जिसमें जुनको की बॉडी थी। कंक्रीट को तोड़ने के बाद फिंगरप्रिंट की मदद से जुनको की पहचान हुई। मियानो और जो ओगुरा पहले से ही पुलिस गिरफ्त में थे, उन पर अब जुनको के मर्डर का चार्ज लगाया गया। इसके बाद पुलिस ने एक के बाद एक करके यासुशी वातानाबे, शिंजी मिनाटो और मिनाटो के भाई को भी गिरफ्तार किया। 2 और रेपिस्ट को जुनको की बॉडी से मिले डीएनए से पहचान करके गिरफ्तार किया गया। जुलाई 1990 में जापान की लोअर कोर्ट ने हिरोशी मियानो को 17 साल जेल की सज़ा सुनाई। चारों में से सबसे कड़ी सज़ा मियानो को इसीलिए सुनाई गई क्योंकि जुर्म करते वक्त उसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी और तो और वही इस पूरी दुर्घटना का मास्टरमाइंड था, जबकि बाकी के 3 को 6 साल और 9 साल जेल की सज़ा सुनाई गई।
हालांकि बाद में टोक्यो की हाई कोर्ट ने मियानो की सज़ा को बढ़ाकर 20 साल कर दिया और बाकी के तीनों की सज़ा को भी बढ़ाकर 9 साल कर दिया। आज जुनको के कातिल कौन सी हालत में है उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसे आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद देख सकते हैं। मई 1999, 14 साल की एक नाबालिग लड़की आह फोंग हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन में एक भूत के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने पहुंची। अपनी कंप्लेंट में उसने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से एक मरी हुई औरत का भूत उसको परेशान कर रहा है। उस लड़की की कंप्लेंट के मुताबिक वो औरत बिजली के तारों से बंधी हुई है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। उसके पूरे बदन पर खून लगा हुआ है। पुलिस ने इस लड़की की बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि शायद ये लड़की अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा रही है या किसी तरह के नशे में है। वैसे भी इससे पहले भी आह फोंग ऐसे ही कुछ केस में पुलिस से भिड़ चुकी थी। जब पुलिस ने आह फोंग की बातों को सीरियसली नहीं लिया तो आह फोंग ने आगे बताते हुए कहा कि जिस औरत का भूत उसे परेशान कर रहा है उसके मर्डर में वो खुद भी किसी न किसी तरीके से शामिल है और उसे ये भी पता है कि उसकी लाश को कहाँ छुपाया गया है। साथ साथ आह फोंग बताती हैं कि उस औरत का भूत उसे कुछ हफ्तों से परेशान कर रहा है और तब तक परेशान करेगा जब तक वो अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेती। अब तक उलझन में पड़ी पुलिस अब आह फोंग की बातों को ध्यान से सुनने लगी। आह फोंग पुलिस को अपने साथ कॉलून एरिया की एक बिल्डिंग में ले गई। वहां जाकर पुलिस ने अपार्टमेंट में जो नज़ारा देखा वो शायद उन्हें ज़िंदगी भर याद रहने वाला था। अपार्टमेंट किसी अन्य क्राइम सीन जैसा तो कतई नहीं था। पूरा अपार्टमेंट ढेर सारी हेलो किटी वाली गुड़ियाओं से भरा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ये हेलो किटी का शोरूम हो। इन सारी गुड़ियाओं में से एक गुड़िया सबसे अलग दिखाई पड़ती थी। जलपरी के आकार की उस गुड़िया की साइज़ बाकी की गुड़ियाओं से ज़्यादा बड़ी थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उस गुड़िया को काट के फिर से सिला गया हो। पुलिस ने जब उस गुड़िया को खोला तो अंदर जो दिखा उससे पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। हांगकांग पुलिस ने इतनी हैवानियत वाला क्राइम शायद कभी नहीं देखा था। एक पुलिस ऑफिसर के बयान के मुताबिक अपने 21 साल के करियर में उसने कभी भी इतना दरिंदगी भरा जुल्म नहीं देखा था। इस घिनौने अपराध की शिकार थी फैन मैन यी नाम की एक 24 साल की महिला। फैन मैन यी की ज़िंदगी शुरुआत से ही मुश्किलों से भरी हुई थी। उसके पैदा होते ही उसके माँ बाप ने उसे गरीबी की वजह से छोड़ दिया था। फैन मैन यी की शुरुआती ज़िंदगी अनाथाश्रम में गुजरी। वैसे भी ज़्यादातर अनाथाश्रम में बड़े हुए बच्चों की ज़िंदगी तितर बितर होती है, वैसे ही फैन मैन यी की भी थी। उसे छोटी सी उम्र में ही ड्रग्स की आदत लग गई थी। 16 साल की होने पर उसे अनाथ आश्रम से निकाल दिया गया क्योंकि अब वो बड़ी भी हो गई थी और शायद खुद का ख्याल भी रख सकती थी। अब फैन मैन यी के पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही कुछ खाना पीना, ऊपर से ड्रग्स की आदत। फैन मैन यी ने अब छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर दिया और जब उससे भी उसका काम नहीं चला तो उसने जिस्म फरोशी का व्यापार करना शुरू कर दिया। मई 1996 में फैन मैन यी ने एक नाइट क्लब में डांसर के तौर पर काम करना शुरू किया, जहां उसकी मुलाकात एक और ड्रग एडिक्ट से हुई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ ही समय में उन्हें एक बच्चा भी हो गया, पर जब दोनों माँ बाप ड्रग्स के आदी हो तो जाहिर सी बात है दोनों की शादी ज़्यादा समय तक चलने वाली नहीं थी। ऐसे में सन 1997 में फैन मैन यी की मुलाकात 39 साल के चैन मैन लॉक से हुई, जो खुद एक ड्रग डीलर और पिंप था। इतना ही नहीं, वो वहाँ के लोकल गैंग का लीडर भी था। मैन लॉक वैसे तो बहुत खतरनाक क्रिमिनल था, पर फैन मैन यी को अपने ड्रग एडिक्शन और जिस्म फरोशी के व्यापार के सामने अच्छा बुरा कहाँ दिखाई देता था। ऐसे में मैन लॉक फैन मैन यी का डीलर और पिंप दोनों बन गया, पर फैन मैन यी को ड्रग्स की इतनी गंदी आदत थी कि वो जिस्म फरोशी और नाइट क्लब की कमाई से अपना गुजारा नहीं चला सकती थी। ऐसे में फैन मैन यी ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिससे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली थी। अपने एक सेशन के बाद उसने मैन लॉक के पर्स में से $4000 चुरा लिए। जब मैन लॉक को पता चला कि फैन मैन यी ने ही उसके पर्स से $4000 चुराए हैं तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने फैन मैन यी को अपने $4000 तो वापस मांगे ही, साथ साथ $10,000 सूद के तौर पर भी चुकाने को बोला।
फैन मैन यी ने कैसे भी करके $4000 तो वापस कर दिए, पर सूद के $10,000 के लिए उसने कुछ वक्त की मोहलत मांगी। पर मैनलॉक इतनी आसानी से फैन मैन यी को छोड़ने वाला नहीं था। मैनलॉक ने मार्च 1999 में फैन मैन यी को अपने 2 गुंडे साथियों की मदद से किडनैप किया और फैन मैन यी को अपने अपार्टमेंट में कैदी की तरह रखने लगा। वो फैन मैन यी से जिस्म फरोशी का धंधा करवाता और पैसे खुद रख लेता। इतना ही नहीं, उसके गुंडे दोस्त और गैंग मेंबर्स भी जब चाहे तब आते और फैन मैन यी का रेप करके चले जाते। कुछ समय तक ऐसा चलने के बाद मैनलॉक को लगा कि फैन मैन यी के लिए ये सज़ा काफ़ी नहीं थी। वो बाकी की लड़कियों में एग्जाम्पल सेट करना चाहता था। उसने अपने जुल्म को एक स्टेप और आगे बढ़ाने का फैसला किया और यहाँ से शुरू हुई इंसानियत को शर्मसार करने वाली डरावनी कहानी। मैनलॉक और उसके 2 साथी फैन मैन यी को ग्रानविल रोड के एक अपार्टमेंट की 3री मंजिल पर ले गए और वहाँ फैन मैन यी को बिजली के तार से बांध दिया। अब ये लोग फैन मैन यी को अलग अलग चीज़ों से पीटने लगे। जब फैन मैन यी दर्द के मारे चीख पड़ती तो ये लोग फर्श साफ करने के गंदे कपड़े से उसके मुंह को बंद कर देते। रोज़ उस पर अलग अलग तरीके से अत्याचार किया जाता। आ फोंग जो उस वक्त 13 साल की थी, वो 39 साल के मैनलॉक को डेट कर रही थी। वो भी कभी कभी मैनलॉक से उस अपार्टमेंट में मिलने आती। कभी कभी वो भी फैन मैन यी को टॉर्चर करने में हिस्सा लेती। एक बार जब आ फोंग ने देखा कि मैनलॉक फैन मैन यी को सर में किसी चीज़ से बार बार मार रहा था, तब उसने भी ठीक उसी तरह से फैन मैन यी को पीटा। पुलिस ने जब इस घटना के बारे में आ फोंग को पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसे फैन मैन यी को तकलीफ देने में मज़ा आ रहा था। शुरुआत में तो इन हैवानों ने फैन मैन यी को बिजली के तारों से बांधकर पीटा और उसका रेप किया। धीरे धीरे ये लोग बैट और फर्नीचर जैसी चीज़ें लाकर फैन मैन यी को मारने लगे। अपने इस टॉर्चर के दौरान ये लोग फैन मैन यी को ज़बरदस्ती हंसने को बोलते। जब मारते मारते ये लोग थक जाते तो बगल वाले रूम में बैठकर या तो वीडियो गेम्स खेलते या फिर ड्रग्स लेते। अब इन्हें फैन मैन यी को टॉर्चर करने में मज़ा आने लगा। अब इन लोगों ने फैन मैन यी के टॉर्चर में और इजाफा करना शुरू किया। मोमबत्ती को जलाकर उसकी मोम फैन मैन यी के बदन पर गिराई जाती। प्लास्टिक को जलाकर उसके बदन से चिपकाई जाती। लाइटर और सिगारेट से उसके पैर के तलवों को जलाया जाता। जब इन घाव में से खून निकलना शुरू हो जाता तो अंदर मिर्ची पाउडर लगा दिया जाता। खाने के लिए उसे अपना खुद का लेटरिन और पीने के लिए पेशाब दिया जाता। जब फैन मैन यी इन सब चीज़ों को खाने से मना कर देती या थूक देती तो उसे और पीटा जाता। इतनी टॉर्चर और दर्द के बाद फैन मैन यी अब पूरी तरह से बेसुध हो गई थी। उस पर दर्द का असर होना कम हो गया था। टॉर्चर करने के बाद भी वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। फैन मैन यी अब जिंदा लाश बन गई थी। अब उन हैवानों को भी फैन मैन यी को टॉर्चर करने में मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। ऐसे में तीनों में से किसी एक हैवान ने सुझाव दिया कि फैन मैन यी का पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने फैन मैन यी की कलाइयों को तार से बांध दिया और तार के दूसरे छोर को सीलिंग पर बांध के उसे हवा में ही लटका दिया और जो जब चाहे उसे पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करने लगा। अपना गुस्सा निकालने के बाद उसे वहीं पर लटकता हुआ छोड़कर चले जाते। कभी कभी तो पूरी रात उसे ऐसे ही लटका के रखते। 15 अप्रैल 1999 की रात पूरे ग्रुप ने डिनर के लिए बाहर जाने का प्लान बनाया। उन्होंने फैन मैन यी को अकेले ही बाथरूम में लॉक कर दी और चले गए। जब कुछ घंटे के बाद ये लोग वापस आए तो आ फोंग ने देखा कि फैन मैन यी फर्श पर पड़ी हुई है। उसके बदन के अलग अलग घाव से ऑरेंज कलर का पीप बह रहा है। जब पास जाकर देखा तो फैन मैन यी मर चुकी थी। फैन मैन यी तो मर गई, पर मरने के बाद भी इन इंसान रूपी राक्षसों की हैवानियत कम होने वाली नहीं थी। उस रात तो पूरा ग्रुप फैन मैन यी को उसी कमरे में रखकर बगल वाले कमरे में सो गया। अगली सुबह उन्होंने फैन मैन यी की बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। अगली सुबह चैन मैन लॉक ने फैन मैन यी के बॉडी पार्ट्स को एक बड़े से छुरे से काटना शुरू किया। उसके बदन के अंगों में से मांस और हड्डियां अलग की। फैन मैन यी के मसल्स और फैट को इन्होंने एक पतीले में रखा और उबालने लगे।
चैन मैन लॉक जब फैन मैन यी को एक तरफ उबाल रहा था, वही उसी के बगल में दूसरा एक शैतान अपने खाने के लिए नूडल्स बना रहा था। इतना ही नहीं, फैन मैन यी के अंगों को उबालने के बाद उसी पतीले में अपने खुद के लिए खाना तक बनाया। सोचकर ही घिन आती है। इसके बाद इन राक्षसों ने फैन मैन यी के बदन के टुकड़ों को कचरे के साथ फेंक दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ टुकड़ों को इन्होंने अपने कुत्ते को भी खिला दिया। फैन मैन यी के दांत और प्राइवेट पार्ट्स को उन्होंने एक प्लास्टिक की बैग में रखा और फ्रीज में रख दिया। अब बचा फैन मैन यी का सिर। फैन मैन यी के सर को इन लोगों ने पहले पतीले में रखकर उबाला। उबालने के बाद चमड़ी तो शायद निकल गई, पर हड्डियों वाला स्कल अभी वैसे के वैसा ही था। इन लोगों ने एक बड़ी सी हेलो किटी डॉल जो कि जल परी के आकार की थी, उसमें फैन मैन यी के सर को लिया और उसे सिल दिया और उस डॉल को बाकी के डॉल्स के बीच में रख दिया। यहाँ पर भी कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। आ फोंग की टेस्टिमोनी के बाद पुलिस ने मैन लॉक और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आ फोंग ने विटनेस प्रोटेक्शन के बदले पुलिस को सारी चीज़ें डिटेल में बताई। हालांकि इन तीनों राक्षसों ने फैन मैन यी को जान से मारने से इनकार कर दिया। अपनी ट्रायल में इन्होंने बताया कि फैन मैन यी की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई थी और उसकी मौत के बाद कानून से बचने के लिए उन्होंने फैन मैन यी की लाश का ये हाल किया। बदकिस्मती से फैन मैन यी के शरीर का इतना हिस्सा भी नहीं बचा हुआ था जिसका पोस्टमार्टम करके फैन मैन यी की मौत का सही कारण पता चल सके। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं था कि फैन मैन यी की मौत का कारण इन राक्षसों द्वारा किया गया अत्याचार ही था, पर इस बात का कोर्ट के पास कोई सबूत नहीं था, जिसकी वजह से कोर्ट ने इन हत्यारों पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज नहीं लगाया और उन्हें कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया गया। तीनों राक्षसों को हांगकांग कोर्ट ने 20 साल की जेल की सज़ा बिना पैरोल के सुनाई। अपना फैसला सुनाते वक्त जज ने बताया कि इतना क्रूर और घिनौना अपराध हांगकांग के इतिहास में कभी किसी इंसान के द्वारा नहीं किया गया। आज इस घटना को करीब 23 साल हो चुके हैं, जिसका मतलब फैन मैन यी के हत्यारे शायद जेल से आज़ाद भी हो गए हो। 13 साल की आ फोंग को बिना किसी चार्ज लगाए बरी किया गया, क्योंकि वैसे भी उसकी उम्र कम थी और उसकी मदद से ही पुलिस इतने सारे सबूत इकट्ठे कर पाई। इस घटना के बाद अब उस अपार्टमेंट जहां पर फैन मैन यी पर अत्याचार हुए थे, उसके आसपास कई लोगों को अलग अलग भूतिया घटनाएं देखने को मिली थी। इसके बाद उस अपार्टमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। साल 2012 में उस अपार्टमेंट को ही तोड़ दिया गया। सिल्विया का जन्म 3 जनवरी 1949 में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता लेस्टर लाइकन्स कार्निवल में फूड स्टॉल में काम करते थे। अपनी गरीबी की वजह से दोनों पति पत्नी के बीच बार बार छोटी छोटी बातों में झगड़े होते रहते थे। कार्निवल में काम करने की वजह से उन्हें बार बार एक गांव से दूसरे गांव घूमना पड़ता था। सिल्विया के 4 और भाई बहन थे, जिसमें से सबसे बड़ी बहन डायना की शादी हो चुकी थी। 2 भाई डैनी और बिन्नी अपने दादा दादी के साथ रहते थे, जबकि 2 छोटी बहनें सिल्विया और जेनी अपने माता पिता के साथ रहते थे। जेनी सिल्विया से छोटी थी और उसका एक पैर पोलियो की वजह से अपंग था। 15 साल की उम्र से ही सिल्विया ने अपनी जिम्मेदारी निभाना सीख लिया था। छोटी सी उम्र से ही उसने बेबी सिटिंग और लोगों के कपड़े इस्त्री करके कुछ पैसे कमाना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में सिल्विया की खूबसूरती निकलने लगी थी। उसकी बहन जेनी से उसे काफ़ी लगाव था। वो अपनी पोलियो से पीड़ित बहन को उन कमाई के पैसों से रोलर स्केटिंग के लिए ले जाती। साल 1965 सिल्विया के माता पिता ने अपने झगड़ों से तंग आकर डाइवोर्स ले लिया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इस डाइवोर्स के बाद सिल्विया और जेनी अपनी माँ के साथ रहने लगी। सिल्विया की माँ की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, ऊपर से 2 बेटियों की जिम्मेदारी। एक बार सिल्विया की माँ एक दुकान से चोरी करते हुए पकड़ी गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी वजह से एक बार फिर से सिल्विया और जेनी की जिम्मेदारी उसके पिता के कंधों पर आ गई।
ऐसे में जब लेस्टर लाइकन्स यानी सिल्विया के पिता को अपने कार्निवल के काम से दूसरे शहर जाना हुआ तो सिल्विया के पिता को अपनी दोनों बेटियां सिल्विया और जेनी की जिम्मेदारी किसी और को सौंपने का वक्त आया। उनके पड़ोस में ही रहती थी गर्ट्रूड बेनिजेस्की, जो कि एक तलाकशुदा महिला थी। गर्ट्रूड एक बड़े से घर में अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी, जिसमें से सबसे बड़ी लड़की पौला सिल्विया की दोस्त और क्लासमेट भी थी। सिल्विया के पिता ने हफ्ते के $20 के बदले में अपनी दोनों बेटियां सिल्विया और जेनी की जिम्मेदारी मिसिस गर्ट्रूड को सौंपने का फैसला कर लिया। गर्ट्रूड भी तलाकशुदा थी और दोनों की देखभाल के बदले उसे हफ्ते के $20 मिलने वाले थे, तो उसने भी ये डील मंजूर कर ली। पहले 2 हफ्ते सब कुछ सही चला। सिल्विया और जेनी गर्ट्रूड के घर में रहने लगी और यहाँ तक कि गर्ट्रूड को घर के काम में हाथ भी बटोरने लगी। साथ ही अपनी फ्री वक्त में दोनों बहनें गर्ट्रूड के घर के बड़े से गार्डन में खेलने लगे। बदले में लेस्टर लाइकन्स ने हर हफ्ते $20 भेज दिए। तीसरे हफ्ते में लेस्टर अपने वादे के दिन पैसे नहीं भेज सका। गर्ट्रूड दोनों बहनें सिल्विया और जेनी को ऊपर के कमरे में ले गई और दोनों को बुरी तरीके से पीटा, ये कहते हुए कि मैंने तुम दोनों कुतिया की परवरिश मुफ्त में की। हालांकि अगले ही दिन लेस्टर की तरफ से $20 गर्ट्रूड को भेज दिए गए, पर शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार गर्ट्रूड को सिल्विया और जेनी की पिटाई में शायद कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया होगा, या उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका मिल गया। अब गर्ट्रूड सिल्विया और जेनी को छोटी छोटी बातों में मारने लगी। सिल्विया का एक्स हस्बैंड पुलिस ऑफिसर था, जिसका एक मोटा सा चमड़े का बेल्ट और एक नाव चलाने वाली लकड़ी का पैडल था, जिससे वो दोनों बहनों को पीटती रहती। दिन ब दिन गर्ट्रूड के अत्याचार बढ़ते गए। अपनी अस्थमा की बीमारी की वजह से जब वो कुछ थक जाती तो उसकी बेटी पौला उसकी जगह ले लेती। गर्ट्रूड के अत्याचार धीरे धीरे दोनों बहनों से शिफ्ट होकर सिर्फ सिल्विया की ओर बढ़ने लगे। अब पड़ोस में रहने वाले दूसरे बच्चे, जिनमें से ज़्यादातर पौला के दोस्त थे, वो आकर सिल्विया पर अत्याचार करके उसके मज़े लेने लगे। ये बच्चे अपने जूडो की प्रैक्टिस सिल्विया के ऊपर करते। सिल्विया को दीवार से टांग कर उसके पेट और बदन पर घूंसे मारे जाते। कभी कभी ये बच्चे सिल्विया को इतनी ज़ोर से मारते कि सिल्विया बेहोश होकर गिर जाती। गर्ट्रूड ये सब अत्याचार एक कोने में बैठकर देखती और हंसती रहती। इतना ही नहीं, गर्ट्रूड इन बच्चों को सिल्विया पर और ज़्यादा अत्याचार करने को उकसाती। पौला सिल्विया को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करने लगी। वो सिल्विया को दीवार से सटकर खड़ी रखती और उसके बदन पर ज़ोर से मुक्के मारती। एक बार ऐसे ही पौला ने सिल्विया को इतना ज़ोर से मुक्का मारा कि उसका खुद का हाथ टूट गया। जब उस टूटे हुए हाथ पर प्लास्टर लगाया गया तो पौला उस प्लास्टर से सिल्विया को मारने लगी। सिल्विया पर हो रहे जिस्मानी अत्याचार कम थे तो गर्ट्रूड ने सिल्विया के बारे में झूठी और मनगढ़ंत बातें फैलाना शुरू किया। गर्ट्रूड ने सिल्विया पर इल्ज़ाम लगाया कि वो एक वेश्या है और किसी बॉयफ्रेंड के साथ सोने से प्रेग्नेंट हो गई है। सिल्विया को इस अपराध से शुद्धि दिलाने के मकसद से गर्ट्रूड ने उसे नंगा करके उबलते हुए पानी से नहलाया। सिल्विया अब इन लोगों के लिए मनोरंजन और भड़ास निकालने का जरिया बन चुकी थी। सिल्विया को ड्राइंग रूम में सभी बच्चों के सामने नंगा करके उसकी योनि में कोक की बोतल डाली जाती। उसकी दोनों टांगें चौड़ी करके उसके प्राइवेट पार्ट्स पर लात मारी जाती। इसी वजह से सिल्विया की पेशाब और लैट्रिन को रोके रखने की क्षमता भी खत्म हो चुकी थी और इसी वजह से सिल्विया रोज़ रात को अपने ही बिस्तर पर पेशाब या लैट्रिन तक कर देती। और जाहिर सी बात है, गर्ट्रूड जो कि सिल्विया को टॉर्चर करने का मौका ढूंढती रहती थी, वो बिस्तर में पेशाब करने के बाद सिल्विया पर और भी ज़्यादा अत्याचार करने लगती। कुछ समय बाद गर्ट्रूड को लगा कि सिल्विया अब उसके बाकी बच्चों के साथ रहने के लायक नहीं थी, तो गर्ट्रूड ने सिल्विया को उसके बंगले के बेसमेंट में नंगा बांध के रखना शुरू कर दिया और उसे सिर्फ तभी खोला जाता जब गर्ट्रूड या कोई पड़ोसी सिल्विया को पीटना चाहता हो। गर्ट्रूड के बच्चे और उसके पड़ोसी दोस्त को नंगी सिल्विया की मजाक उड़ाने में और उसे टॉर्चर करने में बड़ा मज़ा आता था।
गर्ट्रूड ने अपने पड़ोसी रिचार्ड हॉब्स की मदद से सिल्विया के पेट पर आई एम अ प्रोस्टिट्यूट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट लिखवाया। फिर नीडल को गर्म करके उसके पेट पर कुतवा दिया। गर्ट्रूड ने थोड़ा सा लिखकर बाकी का काम रिचार्ड ने पूरा किया। इसके बाद अब गर्ट्रूड रोज सिल्विया को ये कहते हुए ताने मारने लगी कि तू एक वेश्या है और तेरे साथ कोई भी शादी नहीं। मैं मरने वाली हूँ, मैं बता सकती हूँ कि मैं मरने वाली हूँ। ये शब्द सिल्विया ने अपनी मौत के 3 दिन पहले अपनी छोटी बहन जैनी से कहे थे। गर्ट्रूड को भी अब भनक लग गई थी कि सिल्विया ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाली नहीं थी, तो गर्ट्रूड ने अब सिल्विया की मौत के इल्ज़ाम से बचने के लिए सिल्विया के हाथों उसके माँ बाप को एक चिट्ठी लिखवाई, जिसमें उसने लिखवाया कि बदमाश लड़कों की एक गैंग ने सिल्विया को किडनैप करके उसके ऊपर अत्याचार किए और उसका रेप किया। इतना ही नहीं, उन्हीं लड़कों की गैंग ने उसके पेट पर आई एम अ प्रोस्टिट्यूट लिखवा दिया। गर्ट्रूड ने सिल्विया से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का प्लान बना लिया था। उसका प्लान था कि वो सिल्विया को मारकर उसकी बॉडी को दूर कहीं जंगल में फेंक देगी और सारा इल्ज़ाम उन बच्चों की गैंग पर डाल देगी जिसके बारे में उसने सिल्विया से खत में लिखवाया था। सिल्विया ने शायद गर्ट्रूड के इस प्लान के बारे में सुन लिया। 25 अक्टूबर 1965 के दिन सिल्विया ने इतनी कमज़ोर हालत में भी गर्ट्रूड के घर से भागने की कोशिश की, पर पकड़ी गई। गर्ट्रूड ने इस बार सिल्विया के मुंह पर पर्दे टांगने की रॉड से ज़ोर से हमला किया, जिसकी वजह से सिल्विया बेहोश हो गई। फिर उसे बेसमेंट में बांध दिया गया। बेसमेंट में बांधकर इन लोगों ने सिल्विया को इतना मारा कि सिल्विया फिर से बेहोश हो गई। जब सिल्विया को होश आया तो वो ना तो ठीक से खा रही थी और ना ही कुछ बोल सकती थी। सिल्विया ने एक बार फिर से बेसमेंट से बाहर आने की कोशिश की, पर वो सीढ़ी तक पहुंच पाती उससे पहले ही फर्श पर गिर गई। जब गर्ट्रूड ने ये देखा तो उसने अपने पैर से सिल्विया के सिर को कुचल दिया और फिर वहीं पर खड़ी हुई देखती रही। 26 अक्टूबर, सिल्विया अब ना ही कुछ बोल सकती थी और ना ही अपने हाथ पांव को सही से मूवमेंट करवा सकती थी। गर्ट्रूड ने अब सिल्विया को किचन में बिठाया और अपने हाथों से ग्लास में से दूध और डोनट खिलाने लगी। हालांकि सिल्विया की हालत कुछ ऐसी थी कि दूध का ग्लास पीने के लिए अपने होठ भी ठीक से खोल नहीं पाती थी। तो गुस्से में आकर गर्ट्रूड ने सिल्विया को धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया और फिर से सिल्विया को बेसमेंट में बंद करवा दिया। सिल्विया अब इतनी बेसुध हो गई थी कि उसके मुंह से हमेशा आहें निकलती रहती थी। उसी दिन यानी 26 अक्टूबर 1965 के दिन आखिरकार 3 महीनों के टॉर्चर के बाद सिल्विया की मौत हो गई। पुलिस के सामने गर्ट्रूड ने अपना वही बयान जारी रखा और शायद पुलिस भी गर्ट्रूड की इस कहानी पर यकीन कर लेती, पर आखिरकार जैनी यानी सिल्विया की छोटी बहन ने एक पुलिस अफसर को चुपके से कहा, मुझे यहाँ से निकालो, फिर मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। जैनी ने पुलिस को सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद पुलिस ने गर्ट्रूड, उसकी बेटी पॉला और स्टेफनी, गर्ट्रूड के छोटे बेटे जॉन और उनके साथ साथ पड़ोस में रहने वाले रिचार्ड हॉब्स और कॉय हबार्ड को सिल्विया के मर्डर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया, जबकि माइक, रैंडी, डार्लिन, जॉडी और एना को सिल्विया को चोट पहुंचाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। इन सब के अलावा और भी कई बच्चों के नाम थे, पर वो इतने छोटे थे कि उनकी उम्र का लिहाज रखते हुए उन्हें समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। कोर्ट में गर्ट्रूड ने सिल्विया के ऊपर हुए अत्याचार के बारे में कुछ भी जानने से मना कर दिया। उसने सारा इल्ज़ाम अपने बच्चों और पड़ोसी बच्चों के सिर पर डाल दिया। ज़रा सोचिए कितनी घिनौनी मानसिकता होगी इस महिला की, जिसने अपने आप को बचाने के लिए अपने बच्चों को ही ढाल की तरह इस्तेमाल कर। 19 मई 1966 कोर्ट ने गर्ट्रूड को सिल्विया की मौत का जिम्मेदार मानते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। हालांकि गर्ट्रूड के खुद के वकील के मुताबिक गर्ट्रूड के जुर्म की सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत हो सकती थी। पॉला को भी दोषी मानते हुए कोर्ट ने उसे भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई। बाकी बचे गुनहगारों की उम्र अभी तक माइनर थी, इसलिए रिचार्ड हॉब्स, कॉय हबार्ड और जॉन को 2 साल से 21 साल की सज़ा सुनाई गई।
हालांकि तीनों को 2 साल जेल में बिताने के बाद आज़ाद कर दिया गया। गर्ट्रूड ने 20 साल जेल में गुजारे, जिसके बाद सन 1985 की दिसंबर में उसे जेल से पैरोल पर रिहा किया गया, जबकि उसकी बेटी पॉला को भी 20 साल जेल में बिताने के बाद पैरोल पर रिहा किया गया। गर्ट्रूड के रिहा होने के 5 साल बाद उसके लंग कैंसर से मौत हो गई। शायद यही सिल्विया के कातिलों का अंजाम था। सिल्विया को इंसाफ मिला या नहीं, उसके बारे में लोगों के अलग अलग ख्याल है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साल 2011 में सिल्विया की याद में गर्ट्रूड के घर से कुछ ही दूरी पर विलियर्ड पार्क में एक मेमोरियल बनाया गया, जिस पर लिखा हुआ था, कैली एन बेट्स का जन्म 18 मई सन 1978 में इंग्लैंड के ग्रेट मैनचेस्टर में हैटर्सबर्ग में हुआ था। उसकी मां मार्गारेट और पिता टॉमी बेट्स की वो दूसरी औलाद थी। बचपन से ही कैली एक जिम्मेदार और पढ़ाकू लड़की थी। उसकी ख्वाहिश थी टीचर बनने की। 14 साल की उम्र से ही कैली ने पढ़ाई के साथ बेबी सिटिंग करके कुछ पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन कैली अपनी बेबी सिटिंग जॉब के दौरान जेम्स पैटरसन स्मिथ से मिली। स्मिथ कैली से करीब 33 साल बड़ा था। कैली की उम्र 14 साल थी, जबकि स्मिथ 47 साल का था। इतना ज़्यादा एज गैप होने के बावजूद कैली को स्मिथ से अट्रैक्शन हो गया और दोनों डेट करने लगे। हालांकि कैली को भी पता था कि इतने बड़े एज गैप की वजह से उसके माँ बाप उनके रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे, इसलिए 2 साल तक कैली ने अपने इस रिश्ते को छुपाए रखा। स्मिथ दिखने में अच्छा और हैंडसम था। अपनी उम्र से करीब 33 साल बड़े स्मिथ के प्यार में पागल कैली को शायद ये पता नहीं था कि इससे पहले स्मिथ का औरतों के साथ रिश्ता कोई खास अच्छा नहीं रहा था। स्मिथ एक 47 साल का तलाकशुदा और बेरोजगार इंसान था। उसकी पहली बीवी सन 1980 में स्मिथ के हिंसक स्वभाव की वजह से ही उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद स्मिथ का 2 साल तक टीना वॉटसन नाम की 20 साल की महिला के साथ अफेयर रहा। टीना के साथ भी स्मिथ का बर्ताव कुछ ऐसा ही था। वो टीना को पंचिंग बैग की तरह मारता। टीना स्मिथ के साथ की रिलेशनशिप में प्रेग्नेंट हो गई थी। स्मिथ ने एक बार टीना को भी बाथटब में डुबा के मारने की कोशिश की। टीना मौका मिलते ही स्मिथ को छोड़कर भाग गई। टीना के जाने के बाद स्मिथ का एक और 15 साल की लड़की वेंडी के साथ रिश्ता रहा, जो भी स्मिथ के हिंसक बर्ताव से टूट गया। एक दिन कैली की मां मार्गारेट बेट्स जब अपने घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी 16 साल की बेटी कैली किचन में खड़ी है। कैली ने अपनी मां को बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड को उनसे मिलवाने के लिए आई है। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है। कैली की मां स्मिथ को देखकर चौंक गई। पहली नज़र में ही उसे स्मिथ पसंद नहीं आया। उसे देखने से ही पता चल गया कि स्मिथ कैली के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। हालांकि इस बार भी कैली ने अपनी मां से स्मिथ की असली उम्र छुपाई। कैली की मां की ज़ुबान में कहे तो स्मिथ कैली के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, पर स्मिथ को पहली बार देखकर ही मुझे ठीक नहीं लग रहा था। उस वक्त मेरी नज़र किचन में पड़ी छुरी पर पड़ी और मेरे मन में सबसे पहला ख्याल ये आया कि इसी छुरी से वो स्मिथ को वहीं पर मार दूं। पर कैली के माँ बाप भी अब कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंग्लैंड के कानून के मुताबिक कैली अब बालिग थी और वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकती थी। करीब 2 ही महीनों के बाद कैली अपने माँ बाप का घर छोड़कर स्मिथ के साथ रहने के लिए चली गई। उसके माँ बाप ने उसे बहुत समझाया, पर कैली ने अब स्मिथ के साथ रहने का फैसला कर लिया था। कैली के माँ बाप ने उसे स्मिथ के साथ रहने की इजाज़त तो दे दी, पर इस शर्त पर कि कैली उन्हें नियमित तौर पर फ़ोन भी करेगी और उन्हें मिलने भी आएगी। शुरुआत में कुछ महीने कैली कुछ दिनों में अपने माँ बाप से मिलने और रहने के लिए आती रहती। इसी दौरान कैली की मां ने कैली के बदन पर कई चोट के निशान तक देखे और उसके बारे में कैली से सफाई मांगी, पर कैली ने उन्हें अकस्मात की वजह से लगी चोट बताकर बात को टाल दिया।
कैली की माँ बाप ने कैली को समझाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि कैली की माँ ने पुलिस को खबर तक की, पर पुलिस भी यहाँ कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक तो कानूनी तौर पर कैली की उम्र अब बालिग हो चुकी थी, और तो और उन्हें भी कैली की तरफ से स्मिथ के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली थी। इसी दौरान कैली और स्मिथ के बीच भी किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद कैली स्मिथ को छोड़कर चली गई। पर कैली के जाने के बाद भी स्मिथ कैली का पीछा करता रहा। उसने कैली को अपने ही माँ बाप के खिलाफ भड़काया और किसी तरह कैली को फिर से उसके साथ रहने के लिए मना लिया। ये शायद कैली की सबसे बड़ी गलती थी। अब कैली पूरी तरह से स्मिथ के काबू में आ चुकी थी। कैली का एक भाई भी था जो कभी कभी स्मिथ के घर कैली से मिलने जाता, पर ज़्यादातर समय स्मिथ उसे ये बताकर भगा देता कि कैली घर पर नहीं है और अपने दोस्तों से मिलने गई है। एक बार स्मिथ के पड़ोसी ने भी स्मिथ से कैली से मिलने की बात की, पर स्मिथ ने खिड़की के जरिए ही कैली की उस पड़ोसी से बात करवा ली। कैली की माँ को कैली की बहुत फिक्र हो रही थी। वो कोई ना कोई बहाना करके कैली से फ़ोन पर बात कर लेती, पर धीरे धीरे कैली से फ़ोन पर बात भी कम हो गई। मार्च 1996 कैली की माँ ने कैली को फ़ोन करके बताया कि उसने डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट मिस कर दी है। कैली ने इस बार अपनी माँ से खुल के बात की और फ़ोन के अंत में कैली ने अपनी माँ से वादा किया कि अगली रविवार मदर्स डे के दिन वो अपनी माँ से मिलने ज़रूर आएगी। ये कैली और उसकी माँ के बीच हुई अंतिम बातचीत थी। मदर्स डे के दिन भी कैली तो नहीं आई, पर उसकी जगह एक कैली के माँ के नाम एक चिट्ठी आई। हालांकि कैली की माँ को पता चल गया कि चिट्ठी में लिखे हैंड राइटिंग्स कैली के नहीं थे। उन्हें पता चल गया कि ये चिट्ठी स्मिथ ने लिखी है। इसके बाद भी कैली की तरफ से कैली की माँ को कई चिट्ठियाँ मिली, पर सब के सब स्मिथ के हैंड राइटिंग वाली। 16 अप्रैल 1996 जेम्स स्मिथ अपने एरिया के लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाते हुए बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कैली की बाथटब में डूबने से मौत हो गई है। स्मिथ आगे बताता है कि जब कैली उसके बाथरूम में नहा रही थी तब स्मिथ और कैली के बीच कुछ बहस हो गई, जिसके बाद गलती से कैली ने बाथटब का पानी पी लिया। उसे लगा कि कैली बेहोश होने का नाटक कर रही है, क्योंकि वो इससे पहले भी ऐसा कई बार कर चुकी है। जब कुछ समय बाद तक कैली होश में नहीं आई तो स्मिथ ने देखा। जब उसे पता चला कि कैली की मौत हो गई है, उसने कैली को बचाने की पूरी कोशिश की, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हालांकि जब पुलिस स्मिथ के अपार्टमेंट में पहुंची तब वहां जाकर पुलिस को सब समझ में आ गया कि ये कोई एक्सीडेंटल मौत का नहीं बल्कि हत्या का मामला है। अपार्टमेंट के बेडरूम में कैली की लाश पड़ी हुई थी। कोने कोने में खून के धब्बे दिख रहे थे जो कि कैली के ही थे। कैली के पूरे बदन पर भयंकर चोट के निशान थे। पुलिस ने तुरंत ही जेम्स स्मिथ को कैली के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और कैली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। कैली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसे जानकर शायद आपकी नींद हराम हो सकती है। डॉक्टर विलियम लॉलर, जिन्होंने कैली की लाश का पोस्टमार्टम किया, वो अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि अपने करियर में मैंने करीब 600 हत्या वाली लाश का पोस्टमार्टम किया है, पर इनमें से किसी को भी इतनी गंभीर और गहरी चोट नहीं आई थी। डॉक्टर विलियम आगे बताते हैं कि कैली की आंखें उसकी मौत से भी 5 दिन से 3 हफ्ते पहले निकाली गई थी। इन टॉर्चर के दिनों में उसे इतनी भूखी और प्यासी रखी गई कि उसका कम से कम 20 किलो वजन कम हो गया था। उसके बदन पर करीब 150 अलग अलग चोट के निशान थे। कैली को उसकी ज़िंदगी के आखिरी कुछ महीने घर में ही बांध कर रखा गया था। कभी वो कैली को उसके बाल से रेडिएटर से बांध के रखता, तो कभी गले में पट्टा बांध के कुत्तों की तरह रखता। कैली के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक उसके दोनों बटक्स और बाएं पैर में जलाने के निशान थे। दोनों जांघों पर गर्म लोहे से दबाने जाने का घाव था। एक पूरी तरह से टूटा हुआ हाथ, पूरी बदन के कई हिस्सों में छुरी, कैंची और कांटा चम्मच के घाव, मुंह के अंदर छुरी का घाव, दोनों हाथ कुचले हुए। कैली के कान, नाक, आँख, होठ, मुंह और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी किसी नुकीली चीज़ से खड़ोदा गया था। किसी धारदार चीज़, उमूमन भाले से दिए गए घाव। दोनों आंखें निकली हुई और आंखें निकलने के बाद भी
उस जगह छुरी या नुकीली चीज के घाव थे और कैली का आधा बदन जला हुआ था। पीटर ओपनशो जो कि इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, उनके बयान के मुताबिक ऐसा लग रहा था जैसे उसने जानबूझकर और कैली को ज़्यादा दर्द पहुंचाने के इरादे से उसके बदन के अंगों के साथ खिलवाड़ किया था। उसके बदन की चोट के निशान ऐसे नहीं थे कि जो अचानक किसी झगड़े में हुई मारपीट की वजह से हुए, बल्कि धीरे धीरे और एक लंबे अरसे के दौरान थोड़ा थोड़ा करके चोट पहुंचाई जाती थी, जिससे उसे दर्द भी ज़्यादा हो और टॉर्चर भी ज़्यादा। मौत की वजह तो डूबना ही था, पर उससे ठीक पहले उसके सर पर शावर से मारा गया था। ओपनशो के शब्दों में कहे तो कैली की मौत उसकी दर्द भरी जिंदगी की एक रहम भरी मौत थी। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि कैली की मौत को भी इसलिए सही बताई जा रही है क्योंकि उसकी ज़िंदगी पहले से ही काफ़ी दर्दनाक थी। मतलब कैली की मौत उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा आसान थी। कोर्ट में अपनी पेशी के दौरान स्मिथ ने कैली के मर्डर को कबूल करने से मना कर दिया। उसने कहा कि कैली मुझ पर काफ़ी अत्याचार करती थी, वही मुझे इन सब यातनाएं देने के लिए मजबूर करती थी। वो मुझे अपनी मरी हुई माँ के बारे में बुरा भला कहती रहती और समाज में मुझे बुरा दिखाने के लिए खुद अपने आप को चोट पहुँचाती रहती। जब उससे पूछा गया कि उसने कैली की आंखें क्यों निकाल दी, तो जवाब में स्मिथ ने बताया कि कैली ने उसे अपनी आंखें निकालने का डेर दिया था। अब आप इस जवाब से स्मिथ की मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हो। इतना क्लियर केस होने के बावजूद कोर्ट में स्मिथ को दोषी ठहराने में जूरी को 1 घंटा लगा। कोर्ट ने स्मिथ को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और अपनी सज़ा में ये भी बताया कि स्मिथ को कम से कम 20 साल तक तो जेल में ही रखा जाए। स्मिथ के केस की सुनवाई के बाद जूरी यानी जो जजेस की बेंच होती है, उन्हें साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भेजना पड़ा था। कैली के केस को ब्रिटेन का अब तक का सबसे क्रूर और इंसानियत को शर्मसार करने वाला केस माना जाता है। बात है 15 मार्च साल 2014 की। दोपहर के 2 बजे साउथ कोरिया के गिम्हे शहर में रहने वाली 14 साल की यून, जिसने अभी 10 दिन पहले ही हाई स्कूल जाना शुरू किया था, वो अपना घर छोड़कर भाग जाती हैं। यून पिछले कई दिनों से अपने मोबाइल फोन के जरिए किम से बातें किया करती थी। किम जो कि उस वक्त 24 साल का था, वो कई बार यून को प्रपोज कर चुका था। किम की बातों में आकर आखिरकार यून उस दिन अपने घर से भाग गई और किम के साथ बुसान शहर की एक मोटल में रहने चली गई। 14 साल की यून को शायद ये लगा था कि वो अपनी प्रेमी के साथ जा रही है, पर उस छोटी सी बच्ची को शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या हैवानियत होने वाली थी। किम ने यून को पहले से ही अपने दोस्तों से मिला रखा था। किम के दोस्तों में यांग, हो और जोंग नाम की 3 लड़कियां थी जिनकी उम्र 15 साल थी, जबकि एक और यांग थी जिसकी उम्र 16 साल थी। ये सभी एक दूसरे के क्लासमेट्स थे, जबकि 24 साल का हो, 24 साल का ली और 24 साल का दूसरा ली, ये 3 लड़के थे जो कि उनके सीनियर्स थे। एक तो इन लोगों के नाम भी अजीब होते हैं और एक जैसे ही होते हैं, इसलिए मैंने मेन कैरेक्टर्स के नाम को डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखा है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो डिस्क्रिप्शन खोल के रख सकते हैं। तो उस 15 मार्च 2014 के दिन यून किम के साथ अपने घर से भाग जाती हैं और ये लोग बुसान शहर के एक मोटेल में चले जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों के अलावा उनके सारे दोस्त भी मौजूद होते हैं। पहले दिन तो ये लोग मिलकर जबरदस्त पार्टी करते हैं, पर अगले ही दिन पैसे की तंगी शुरू हो जाती है। अब किम और उसके दोस्त अपना असल रंग दिखाना शुरू करते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर यून की प्रोफाइल बनाते हैं और उसके जरिए क्लाइंट्स ढूंढकर यून से जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाते हैं। बदले में जो पैसे मिलते हैं, इससे ये लोग अपना गुजारा चलाते हैं। 14 साल की यून इन लोगों से इतनी डर जाती है कि वो कुछ कर भी नहीं सकती। इधर जब यून कई दिनों तक घर वापस नहीं लौटी तो उसके पिता ने पुलिस थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब इन लोगों को इसके बारे में पता चला तो डर के मारे इन लोगों ने यून को अपने घर जाने दिया,
पर जाने से पहले इन लोगों ने यून को डराया, ये कहते हुए कि अगर यून ने गलती से भी अपने परिवार या पुलिस को प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बताया तो ये लोग वापस आकर उसे उठा ले जाएंगे। 14 दिन बाद 29 मार्च को यून वापस अपने घर लौटती हैं। अपने पिता के पूछने पर यून उन्हें रोते हुए सब कुछ बता देती हैं। वो अपने पिता को बताती हैं कि इन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती गंदा काम करवाया, मुझे पूरा दिन बांध के रखते और दिन भर में सिर्फ एक बार ही खाना देते थे। जब यून के पिता ने उसकी बातें सुनी तो उन्होंने पुलिस के पास जाने और रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए यून को समझाया, पर यून ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये लोग काफ़ी खतरनाक हैं और अगर उन्हें पता चला कि हम लोग पुलिस के पास गए थे तो ये लोग वापस आकर मुझे उठा ले जाएंगे। अगले दिन 30 मार्च रविवार का दिन था। यून अपने पिता के साथ चर्च जाती हैं। चर्च में दोनों के प्रेयर की जगह अलग अलग होती थी क्योंकि चर्च में अलग अलग एज ग्रुप वाले लोगों को अलग अलग बिठाया जाता था। दोपहर में जब सारी प्रेयर्स खत्म हुई तो यून के पिता चर्च से बाहर आकर अपनी बेटी का इंतजार करने लगे। पूरा चर्च खाली हो गया पर यून कहीं पर भी दिखाई नहीं देती थी। यून के पिता के हाथ पैर कांपने लग गए। घबराए हुए यून के पिता पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को पूरी कहानी बताई। यून के पिता की कहानी सुनकर पुलिस ने एक टीम बनाई और यून को ढूंढना शुरू कर दिया। इधर यून को चर्च से किडनैप करने के बाद ये लोग यून को लेकर एक मोटेल से दूसरे मोटेल घूमने लग गए। इन लोगों ने यून को वापस प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया। ये लोग दिन भर यून के लिए कस्टमर्स ढूंढते रहते और 14 साल की यून को एक दिन में 4 से लेकर 8 कस्टमर्स के साथ सोना पड़ता। कभी कभी कस्टमर उनकी मोटेल पर आता तो कभी ये लोग यून को लेकर कस्टमर के पास चले जाते। शुरुआत के 4 दिन तो बस यही चला। 4 अप्रैल की रात 10:30 बजे यून ने गलती से मोटेल के कंप्यूटर से अपने फेसबुक अकाउंट पर लॉगिन कर लिया। ग्रुप के लड़कों में से किसी को पता चल गया और ये लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। इन्हें लगा कि यून की इस हरकत की वजह से उनका लोकेशन एक्सपोज हो जाएगा। इन लोगों ने अब यून को बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। अभी तक जो सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन करवा के पैसे कमा रहे थे, ये लोग अब यून को अपनी इस नादान सी हरकत की वजह से टॉर्चर करने लगे। आधी रात तक ये लोग एक के बाद एक करके यून को मारते रहे। जब मारते मारते ये लोग थक गए तो उन्होंने यून को एक कमरे में बंद कर दिया और ग्रुप की लड़कियों को एक के बाद एक यून पर नजर रखने बिठा दिया। अगले दिन से वापस इन लोगों का टॉर्चर शुरू हो गया और दिन ब दिन ये टॉर्चर बढ़ता ही गया। इन लोगों ने 14 साल की यून को सोजू की 2 बोतल एक साथ पिला दी। अब सोजू साउथ कोरिया में पिया जाने वाला एक अल्कोहलिक ड्रिंक होता है जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल होता है। इस वीडियो में आप सोजू का एक छोटा सा ड्रिंक पीने के बाद लोगों का रिएक्शन देख सकते हो। तो जब यून ने इतना सारा सोजू एक साथ पी लिया तो उसने तुरंत उल्टी कर दी। तो इन लोगों ने सारी उल्टी एक बाउल में भरी और यून को चाटने पर मजबूर कर दिया। अकेली छोटी सी यून के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यून बार बार इन लोगों से घर जाने के लिए भीख मांगती रही और हर बार यून की इस दरखास्त के बदले उसे और ज्यादा टॉर्चर मिलता। एक बार जब यून ने उन्हें घर जाने देने के लिए कहा तो इन लोगों ने एक शर्त रखी। शर्त के मुताबिक यून को 4 लड़कियों से एक के बाद एक करके फाइट करनी होगी और अगर यून ये फाइट जीत जाती हैं तो ये लोग उसे आज़ाद कर देंगे। इधर इन 4 लड़कियों को भी ये धमकी दी गई कि अगर उनमें से कोई भी लड़की यून से हार जाती है तो यून को आज़ाद करके उसके बदले में उस लड़की को बंदी बनाया जाएगा। ऐसी हालत में भी यून इन 4 लड़कियों से लड़ी भी और पीटी भी गई। इसके बाद 25 साल के ली ने यून का मुंह पीछे की तरफ लटकाया और उसके गले पर अंधाधुंध मुक्के मारने लगा। इन लोगों ने एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक फैन लिया और यून के बदन को उसके अंदर लपेट दिया। लड़कियां भी यून को टॉर्चर करने का एक मौका नहीं छोड़ती।
वो कमरे से फर्नीचर उठा उठा कर परेशान यून को फेंक के मारती और ग्रुप के लड़के इस चीज के लिए उन्हें उकसाते रहते। यून के बदन के एक एक हिस्से से खून निकल रहा था। हर घाव से उसे जलन और दर्द महसूस हो रहा था। जब यून ने जलन के मारे अपने घाव पर कुछ पानी डालने के लिए कहा तो इन लोगों ने पानी को उबाला और उबलते हुए पानी को यून की लहूलुहान बॉडी पर डाल दिया। ये पानी इतना गर्म था कि यून के बदन की चमड़ी पूरी जल गई और अपनी जगह से उतरने लगी। यून पर सिर्फ शारीरिक अत्याचार ही नहीं होता था, मानसिक अत्याचार भी किया जाता था। एक तरफ जहां उसकी चमड़ी उबलते हुए पानी की वजह से लटक रही थी, वहीं उसे 100 बार उठक बैठक करने को कहा गया। आप सोच सकते होंगे कि जब वो लड़की बैठती होगी और उसकी 2 चमड़ियां मिलती होगी तो उसे क्या दर्द होता होगा। यून की दिमागी हालत इतनी कमजोर हो चुकी थी, इसके बावजूद इन लोगों ने उसे अजीब अजीब से टेबल याद करने को दिए और उसके बारे में सवाल तक किए। जब यून जवाब देने में गलती करती तो उसे और पीटा जाता। यून की हालत इतनी बदतर हो गई थी कि वो ना तो बोल सकती थी और ना ही कुछ खा सकती थी। 9 अप्रैल की रात करीब 10 बजे ग्रुप के 3 लड़के और एक लड़की ने मिलकर यून को एक कंबल के अंदर लपेट कर बांध दिया, जैसे हम किसी चीज को रोल करके बांधते हैं ना, और उसे गाड़ी के पीछे की जो सीट होती है उसके नीचे रख दिया जहां हम अपना पैर रखते हैं। इसके बाद ये लोग गाड़ी लेकर निकले और डीगन शहर की एक बंद फैक्ट्री में ले गए। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने यून के मजे लेने के लिए उससे एक सवाल किया कि अगर तू मरने वाली होगी तो अपने साथ किसको लेके मरना चाहेगी। भोली सी यून ने 25 साल का ली, जो कि उस ग्रुप का बॉस था, उसका नाम लिया। अपना नाम सुन के ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने जो दूसरी लड़की थी उसकी हील वाली सैंडल निकाली और उसकी हील से यून को मारने लगा। इधर फैक्ट्री में पहुंचकर ये लोगों ने गाड़ी पार्क की और ओमोक नाम की गेम खेलने लग गए। ओमोक कुछ इस तरह खेली जाती है। गेम का रूल ये था कि चारों में से जो भी बंदा राउंड हार जाता उसे कार में जाकर यून को पीटना होता था। बेचारी यून को तो ये भी पता नहीं था कि ये लोग क्यों आकर उसे मार के चले जाते हैं। हर कुछ मिनट के बाद एक गेम खत्म होता और वो गेम हारने वाला बंदा गाड़ी में जाकर यून को पीटता। ये गेम कुछ मिनट या घंटे नहीं बल्कि पूरी रात तक चलती रही और बेचारी यून की बेवजह पिटाई होती रही। इसी दौरान अगले दिन 10 अप्रैल की सुबह यून की उसी गाड़ी की सीट के नीचे कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। जब इन हैवानों को यून की मौत के बारे में पता चला तो ये लोग डर गए। उन्हें अब कैसे भी करके यून की लाश को ठिकाने भी लगाना था और इस तरह ठिकाने लगाना था कि ये लोग पुलिस के हाथ ना लगे। इन लोगों ने यून के चेहरे पर पेट्रोल छिड़का और उसके बाद उस पर आग लगा दी, ताकि अगर किसी को यून की बॉडी मिलती भी है तो जले हुए चेहरे की वजह से उसकी पहचान ना की जा सके। ये सब करने में पूरा दिन गुजर गया। 11 अप्रैल की रात करीब 2 बजे ग्रुप के 2 लड़के और एक लड़की ने मिलकर यून की लाश को गाड़ी में रखा और फिर गाड़ी को लेकर शहर से बाहर एक खेत में ले गए। खेत के बाहर उन्होंने एक गड्ढा खोदा और यून की लाश को उस गड्ढे में दफना दिया। यून को दफनाने के बाद भी इन लोगों को चैन नहीं मिल रहा था। उन्हें लग रहा था कि ऐसे ही किसी के खेत में यून को दफनाया है तो कभी ना कभी उस लड़की की लाश किसी न किसी के हाथ लग जाएगी। यून को दफनाने के 3 दिन बाद ये लोग उस खेत में वापस गए। वहां जाकर उन्होंने यून की डेड बॉडी को फिर से बाहर निकाला और शहर से दूर एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। यहाँ उन्होंने फिर से गड्ढा खोदा, पर इस बार ये लोग अपने साथ सीमेंट लेकर आए थे। इन लोगों ने यून की डेड बॉडी को उस गड्ढे में डाला और ऊपर से सीमेंट, मिट्टी और पत्थर डाल के पूरा कंक्रीट बना दिया। 14 साल की एक नन्ही सी लड़की इस तरह बेमौत मारी गई और मिट्टी में दफन होकर रह गई। यून को दफना के ये लोग सब कुछ भूल भाल कर वापस अपनी जुर्म की दुनिया में चले गए। यून की मौत के 1 हफ्ते के बाद ही 19 अप्रैल को इन लोगों ने अपनी वही पुरानी ट्रिक इस्तेमाल करके 47 साल के किम नाम के एक शख्स को
अपनी जाल में फंसाया। इन लोगों ने ग्रुप की एक लड़की यांग को मोहरा बनाकर 47 साल के किम को पेड सेक्स के लिए बुलाया और फिर उसे बंदी बनाकर उसके सारे पैसे लूट लिए। किम के पास अपना क्रेडिट कार्ड था जिसे इन लोगों ने छीन लिया, पर किम उसका पासवर्ड नहीं दे रहा था। पासवर्ड लेने के चक्कर में इन लोगों ने किम को इतना मारा कि उसकी गाड़ी की बैक सीट पर ही मौत हो गई और ये पूरी घटना दिन दहाड़े एक मोटेल के सामने हुई। इसके बाद मरे हुए किम को ये लोग उसी गाड़ी में छोड़कर वहां से भाग गए। किम की हत्या की जांच करते हुए पुलिस ने 3 दिन बाद ली, हो और दूसरे ली को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें डीगन डिटेंशन सेंटर भेजा गया। इन्हीं तीनों की कॉल डिटेल चेक करते हुए पुलिस ने उस किम को भी ढूंढ लिया जिसने छोटी सी यून को अपनी प्रेम जाल में फंसाकर इन गुंडों के हवाले कर दिया था। पुलिस ने किम को गिरफ्तार किया और यहीं पर पुलिस ने किम से यून के बारे में सवाल किए, जिसके बाद यून पर हुए अत्याचार और उसकी मौत की पूरी कहानी सामने आ पाई। पुलिस ने यून के सारे अपराधियों को एक एक करके गिरफ्तार किया। इस मामले में कोरिया में ही 2 अलग अलग कोर्ट में केस चला, एक चैंगवॉन में और दूसरा डेगन में। ग्रुप की सभी लड़कियां लगभग नाबालिग थी। लड़कियों में से यांग को 6 से 9 साल तक जेल की सजा सुनाई गई, जबकि बाकी 2 लड़कियां जोंग और हो को 6 से 8 साल की सजा सुनाई गई। इन तीनों लड़कियों ने ग्रुप के लड़कों पर इल्जाम लगाते हुए अपने बचाव में ये कहा कि लड़कों ने ही इन लड़कियों को यून पर अत्याचार करने के लिए मजबूर किया था, पर कोर्ट ने इनकी इस दलील को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये लड़कियां सब कुछ जानते हुए भी पूरे होशो हवास में यून पर जुल्म कर रही थी। अगर ये लड़कियां चाहती तो यून को बचा भी सकती थी, पर इन्होंने ऐसा करने के बजाय अपराधियों का साथ दिया। ग्रुप के जो मेन 3 लड़के थे उनमें से ली और हो को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि दूसरे ली को 35 साल जेल की सजा सुनाई गई। आज ये तीनों कातिल जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। इस केस का शायद सबसे अहम अपराधी होगा वो किम जिसने यून को अपनी प्रेम जाल में फंसाया, उसे घर से भगाया और इन गुंडों के हवाले किया। उसने कोर्ट में अपने बचाव में कहा कि वो यून की हत्या में सीधे शामिल नहीं था। कोर्ट ने भी किम की इस दलील को स्वीकार किया और किम को सबसे कम सिर्फ 3 साल जेल की सजा सुनाई गई। तो ये थी कोरिया की यून की कहानी, जिसकी कहानी काफी हद तक जापान की जुंको फुरुता की कहानी से मिलती जुलती है। फर्क बस इतना होगा कि जुनको ने 44 दिनों तक अत्याचार सहे थे, जबकि यून बिचारी 20 दिन के टॉर्चर के बाद ही दुनिया छोड़कर चली गई। ऐसे हर केस लिखते और रिसर्च करते हुए मेरे मन में ये एक सवाल हमेशा आता है, आखिर कुछ लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? उन्हें क्या मिलता है ये सब करके? क्यों एक इंसान की जिंदगी की कीमत कुछ लोग नहीं समझ सकते? हर बार केस पूरा हो जाता है और सवाल मेरे मन में ही रह जाता है, शायद इंसान की जात ही ऐसी है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों से खुल के डिस्कशन करूँगा।